बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जोड़ा पहना है ना, ये मैंने खुद स्टिच किया है। अच्छा है। इधर मेरे कैमरे वाले भाई नहीं है और इधर दिखाती। खैर, आप अजीम भाई कैच कर सकते हैं ना सही से? ठीक है, ये मैंने खुद स्टिच किया। इतना अच्छा स्टिच किया है। एक अच्छे से डिज़ाइनर का जोड़े की पीआर मुझे आई हुई थी, उनकी मुझे स्टिच की चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, ट्राउज़र की लेंथ वगैरह सब कुछ मैंने उसी हिसाब से सब उसकी कट वगैरह करके तो उसकी खूबसूरती से स्टिचिंग कर ली। ठीक है, और ये मेरा जोड़ा रेडी हो गया। ये जो पीस है करंडी का, ये पूरा जो जोड़ा है, ये मैंने बड़ा सस्ता लिया था, कोई खान मार्केट से लिया था जाके। ये मेरे ख़्याल से 2700 का या 3000 का, इतना कोई, या 3700 का, मुझे थोड़ा प्राइस भूल गया, मगर यही कोई 2700 या 3700 का। और उसके खद्दर का ये, और उसके बाद इसकी सिलाई जो है वो मुझे मुफ्त पड़ी, क्योंकि मैंने बैठ के सी लिया। एक दिन मुझे लगा इसका सारा कुछ सीन ऑन करने में, और ख़ूबसूरती से जोड़ा सिल गया। अच्छा लगा आपको? आप भी घर में सी सकते हैं, डिप्रेशन से बड़ा दूर रहेंगे, बचत रहेगी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई फ़िक्रे, कोई चुगली, कोई बुरी हरकत, कोई बुरी आदत, उससे बच जाएंगे आप। तो अपने घर में जो मेरी सहेलियाँ, मेरी दोस्तें, मेरी प्यारी प्यारी बहनें ना, मैं उनको आइडिया देती हूँ कि आप प्लीज़ अपने घर में फ्री टाइम पे ना अपनी स्टिचिंग करना शुरू कर दें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक तो आपको वो जो आप निकालते हैं ना नुक्स के, यार ये सिला सही नहीं है, इसकी फिटिंग सही नहीं है, वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप देखें, मैं रोज़ बहुत सारे जोड़े पहनती हूँ, मगर उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, और आज मेरे किसी भी ड्रेस में कोई मुझे अपने हिसाब से कोई नुक्स नहीं दिख रहा। सो यू कैन ट्राई टू। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पे सुनाते हैं ज़बरदस्त कुछ न्यूज़, और वो न्यूज़ जो है जैसे हमेशा से कोई ना कोई इंटरेस्टिंग होती है। तो ये एक है, नाज़रीन, YouTube के ऊपर एक ऐसी वीडियो अपलोड की गई जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 140 साल शो हो रही है। अगर आप इसको अभी देखना शुरू करेंगे ना इस वीडियो को, तो फिर आपको 140 साल लग जाएंगे। मतलब आप लगाएं कि 2167, मतलब 2167 कैलकुलेशन के हिसाब से उस साल में जाकर ये वीडियो जो है ख़त्म होगी। नाज़रीन, तो लोग जो है ना बड़े हैरान हो गए कि ये जो वीडियो है इतनी लंबी, 140 साल लेंदी वीडियो जो है, वो जिसको टाइम लगेगा देखने को, उसको बनाने के लिए भी तो देखें 140 साल पहले काम शुरू किया गया होगा मेरे ख़्याल से, तभी तो वो वीडियो कंप्लीट हुई होगी ना। अब वो जो वीडियो अपलोड हुई ना, तो उसके ऊपर बड़ी बातें हुई, लोग बड़े हैरान हुए, बड़ी ख़बरें चलना शुरू हो गई, मगर एंड में ये पता चला कि ये जो वीडियो है वो असल में 12 घंटे लंबी वीडियो है। मगर यूट्यूब की वो जो है ना, जो स्टैटिक्स होती है, उनकी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कोई ऐसी, उसमें कोई पेज है जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन है वो उसमें ये जाके शो हो रही है 140 साल, मगर बेसिकली वो 12 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है। वरना मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी लंबी वीडियो के लिए इतना लंबा साल भी तो गुजारा होगा, लगाया होगा उसकी शूटिंग के लिए भी, उसकी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए भी। तो एक्चुअली ये सिनेरियो था। कैसा लगा आपको ये सिनेरियो, है ना? ऐसे। अच्छा, अब हमारे कंटेंट की तरफ तो आएंगे, क्योंकि हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, मगर उसके अलावा भी आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। कॉफ़ी के बारे में बड़ी वायरल बातें चल रही हैं आजकल, और ये कॉफ़ी ख़ास तौर पे मैंने आपके सामने यहाँ पे पीने लगी हूँ और उसके बारे में कुछ बताने लगी हूँ, गौर से सुनने। अगर आपको कोई कहता है ना, ये जो अभी वायरल वीडियोस बड़ी भाग रही हैं कि कॉफ़ी छोड़ दें, कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं, कैसी कैसी बातें इसके बारे में फैला रहे हैं, कॉफ़ी पीने से हो जाएगा कॉफ़ी। मैं आपको ऑथेंटिक रिसर्च बता रही हूँ कि अगर आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। आप रोज़ 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप कॉफ़ी आराम से पिएं। एज़ पर योर वर्क, एज़ पर योर एक्टिविटी आप पी सकते हैं। आप इसको 4 कप भी पी सकते हैं, जिस मिकदार में ये मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, इस हिसाब से आप पी सकते हैं। अगर आपका काम का, स्ट्रेस का निज़ाम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको पी सकते हैं। मगर हाँ, एक बात ये है कि इसकी डाउन साइड भी है, और वो डाउन साइड सिर्फ इतनी सी है कि इसके अंदर कैफ़ीन होती है ना, तो वो जो है आपको एडिक्ट करती है, अपना आदी बना लेती है। अगर आपको इसकी आदत एक बार लग जाए तो फिर बार बार आपको ये पीनी पड़ती है। मगर नुकसान इसका कोई नहीं है, सिर्फ यही नुकसान है कि इसको ये पीने के बाद अपना आदी बना लेती है आपको।
मगर खैर बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी भी चीज़ की जो है वो बुरी है, वो ना पिए, मगर इसको लिमिट में आप पी सकते हैं। मैं तो रोज़ कॉफ़ी पीती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ अपने हिसाब से, मैं तो 3 या 4, अगर मैं बहुत ज़्यादा बाहर घूम रही हूँ, सर्दी बहुत है, वर्कआउट कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे कॉफ़ी ज़्यादा इंटेक लेनी पड़ती है। मैं 3 से 4 भी पी लेती हूँ। मगर अगर मेरा कोई काम नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, आराम कर रही हूँ, तो मेरे लिए सुबह ये 1 कप की कॉफ़ीज़ है ना, आई टेक इट। आप भी बनाइए अपने घर पे और ये कॉफ़ी पीजिए। और प्लीज़ ये जो हर एक की जो नुस्खेबाजी है ना, इस पर यकीन ना करें, मुझ पर करें। मैं आपको जो बताऊँगी सच बताऊँगी। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। क्या हाल है जी आपके नाज़रीन। अब जो टॉपिक है हमारा वो है कि सर्दी में ख़ास तौर पे हमने सर्दी से कैसे बचना है, और सर्दी की बीमारियां जो होती हैं वो भी होती हैं, उनसे किस तरह से बचना है। तो हमारे पास हकीम फरहान साहब मौजूद हैं, वो आज हमें बताएंगे अच्छी तरीके से। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सर्दी है ना, सर्दी से बचने का जो अच्छा एक इलाज है वो आपको पता है क्या है? सिर्फ हिकमत में है। बहुत अच्छा इलाज है, ये आपको फरहान साहब खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशावर तो आ रहे हो? अच्छा लाजमी नहीं है पेशावर से आना, बड़ी पंजाब के लोग भी पहन सकते हैं। ऐसी बड़ी चंगी टोपी लेती है बड़ी प्यारी। मैं कहीं पे लेके गई थी वो रज़ाइयाँ और चीज़ें लेने के लिए, वहाँ पे ना ये टोपियाँ मिल रही थी, तो कहे मुझे वो रहे थे कि 4000 की दूंगा, तो मैं 1000 में उनसे ना मुकाव के साथ ले आई और मुझे दे भी दी खुद ही। जी तो बिल्कुल हाँ, वो इखलाक भाई पहन के भी यहाँ पे घूम रहे थे हमारे। बिल्कुल। आपने इखलाक भाई से तो नहीं ली? नहीं नहीं ये अखलाक अच्छी लग रही है आप पे, अच्छी लग रही है। अच्छा, एक तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसके पढ़ने का भी एक मकसद होता है कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। तो इसमें इंसान जब बताता है तो अल्लाह ताला उसके वैसे भी जो पढ़ता है पढ़ाता है उसमें अल्लाह ताला इल्म में बरकत डाल देता है, ज़ुबान में असर डाल देता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ना पढ़ना ज़रूरी होता है, अल्लाह से मदद मांगनी ज़रूरी है हर काम में, हर हाल में। तो इसमें आजकल जो सर्दी चल रही है ये खून को जमा देने वाली है। यानी कि अंदाज़ा करें कि हमारे इलाकों में अब जो कहता है ना कोहरा पड़ता है, बर्फ़, आप सुबह जाएं तो पार्कों में वो बर्फ़ जमी होती है। तो बर्फ़बारी भी कई जगह पे, मुल्तान में भी अब बहुत सारे इलाकों में इतनी ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी क्या करती है, ओवरऑल एक हद तक सर्दी का लेवल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हद से ज़्यादा सर्दी बढ़ती है तो वो खून के दौरानियों को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से होता है कि एक तो हाथ पांव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगर खून का दौरानिया स्लो हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून की सर्कुलेशन स्लो है, दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। फिर इसी तरह दिल के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद फालज स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसी मौसम में किडनी का पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है, किडनी के ऊपर वज़न पड़ता है, बोझ पड़ता है गुर्दों के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह होती है कि पानी ज़्यादातर पीते ही नहीं है लोग। अगर पूरा दिन देखा जाए तो बाजू का तो किसी पेशेंट से हम पूछे ना पानी सुबह का कितना पिया है, तो वो कहेंगे सुबह का 1 गिलास ही पिया है। तो अल्लाह ताला तक का एक निज़ाम है। देखें, अल्लाह ताला ने सर्दियों के मौसम में फ्रूटर आ जाता है, किन्नू आ जाता है, मौसमी आ जाता है, एप्पल होता है, अल्लाह ताला ने गाजर आ जाती है, गाजर का जूस, मूली आ जाती है। ये वो चीज़ें जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए इसमें फल खाएं, लेकिन फल भी दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल करें, रात को नहीं। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बचने वाली चीज़ है इस मौसम में, कोशिश की जाए कि राइस कम खाएं और फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़रूरत के वक्त। नहीं तो ठंडी होती है इसलिए मना करते हैं। उसमें साबियत रतूबत बढ़ती है, ठंडक पैदा होती है, खून को वो गाढ़ा करता है। ठीक है ना। चावलों के हवाले से ना एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत भी मशहूर है कि एक बुज़ुर्ग जो है ना वो कहते हैं, तबीब थे, वो कहते हैं कि चावल के फ़ायदे किसी को बता रहे हैं। एक ना पेशेंट था, चावल बहुत खाता था, मैं अक्सर सुनाता होता हूँ मरीज़ों को। तो चावल जो बहुत ज़्यादा, ख़ास करके मेरी बेटियाँ बहनें चावल बहुत खाती हैं और चाय। आपके सामने बैठी है चावल वाली। तो मैंने ना उन्हें समझाया, मैंने कहा एक तो चावल खाने वाला ना जल्दी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा एक चावल खाने वाला जो होता है ना उसके घर चोरी नहीं होती, एक चावल खाने वाले को ना कुत्ते नहीं पड़ते। तो बड़ा वो कहते हैं ये क्या लॉजिक है इसमें। मैं कहा बूढ़े इसलिए नहीं होते कि बूढ़े से पहले मर जाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा चावल खाने वाला बूढ़ा नहीं होता क्योंकि बूढ़े होने से पहले मर जाता है। हाँ। ठीक है। उसके बाद उसको कुत्ते क्यों नहीं पड़ते, उसके हाथ में ना छड़ी जल्दी आती है, घुटने वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं तो बुजुर्गी के आलम में जल्दी आ जाता है। हाथ में छड़ी होती है तो डरते हुए
कुत्ते दूर भागते हैं। तो कहते हैं ये भी हो गया, चोरी क्यों नहीं इसके घर होगी? ये क्या लॉजिक है इसके साथ? मैंने कहा वो पूरी रात खांसता रहेगा, चोर समझेंगे जाग रहा है, तो चोर आएंगी नहीं। यानी कि कितना ज़बरदस्त है। मैंने कहा चावल के फ़ायदे ये हैं। एक और तरीके से भी चोरी नहीं पड़ सकती। मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया कि भाई जब वो निकम्मा नकारा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, चावल खाने के बाद पेट फूल जाता है, आप सुस्त हो जाता है, जब आप काम ही नहीं करेंगे, कोई कमाएंगे नहीं, कोई रिस्क ही नहीं लेकर आएंगे, तो वो क्या चोरी करने आएगा? ये भी बात सही है, ये भी ज़बरदस्त है। निकम्मे जब उसके पास होगा ही कुछ नहीं। हाँ, गट्टे गोटे रह जाते चावल खाने वाले। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें मैं समझाता हूँ कि हरकत जो है ना, अब जब तक आप खून की सर्कुलेशन तेज़ करने के लिए आप पेन किलर खाते हैं, पेन किलर का असर जितनी देर तक रहता है इंसान फिट रहता है। जैसे ही असर ख़त्म होता है इंसान वहीं पे पहुंच जाता है। लेकिन वो साथ नुकसान क्या करती है? स्टमक का, ठीक है, किडनी का। अब किडनी के बहुत सारे पेशेंट तो पेन किलर की वजह से हैं। तो इसलिए आप, अगर मैं अपने वालिद साहब की मिसाल अक्सर देता होता हूँ कि उनकी 68 एज है और मेरी वालदा फोत हुए को 5 साल हुए हैं। अभी हमने उनकी शादी की है, क्योंकि कुछ साल हो गया है। तो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा फिटनेस लेवल है। उन्हें पैदल चलना हो तो हमें कहते हैं चलाओ, जितना मर्जी मेरे साथ पैदल चलो। और वो सुबह योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खुद करवाते हैं वहाँ पे। तो इतना ज़बरदस्त उनका फिटनेस लेवल है। तो मकसद कहने का ये, अगर 5 साल पीछे जाएँ, 4 साल, तो वो 4 पहिए के ऊपर ऐसे लेटे होते तो उन्हें कहते थे मैं थोड़ा सा चल लें, कहते थे मुझे सांस चढ़ता है, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाती। तो उनको फिर थोड़ा सा वो झटका लगा दिल के अटैक का, तो डॉक्टर ने कहा इनका वो बाईपास करें। तो वो कहते मैंने नहीं करवाना। मैंने कहा फिर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज करें, कहवा जात पिएँ, मीठा छोड़ें, थोड़ी सी चीज़ें आप ना ऑयली कम करें। उन्होंने बात मान ली। अब 4 साल हो गए हैं। डॉक्टर कहते थे कि इसका फ़ौरन करवाएं, कोई 3 मेन ब्लॉकेज थी वॉल्स के अंदर, और मेन आर्टरी के अंदर भी ब्लॉकेज थी। तकरीबन 45 वर्किंग कर रहा था हार्ट, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 70 कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या हुई है? सिर्फ वॉक। पहले दिन वो थोड़ा सा चले ना तो कहते मुझे तो सांस चढ़ गया, मैं नहीं आगे जा सकता। मैंने कहा आज इतना ही, कल थोड़ा सा बढ़ा लें, परसों। मैं उनके साथ रेगुलर जाता रहा हूँ। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त फिटनेस लेवल है, कोई दवाई नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ कहवा जात। और ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट का इशू है उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। हम भी अपने वाले साहब को उनको देते थे जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी। ज़ाफ़रान अक्सर लोग समझते हैं महंगा है, अब ये महंगा नहीं है, इसका रेट काफ़ी कम हो चुका है। और आप 500 का सिर्फ ले आए ना तो आपका महीना 2 महीने नहीं ख़त्म होता। अच्छा। क्योंकि इसका इस्तेमाल देखें ना कितना कम है। 3 पत्ती, उसके अंदर ना पत्तियाँ होती है छोटी छोटी, बारीक बारीक, हाँ बारीक, वो अभी दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, मोटे धागे जैसे। उसकी 3 पत्तियाँ और 3 लहसुन के जोए और 3 चुटकी अजवाइन, इतनी जल्दी खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अगर क्लॉट आ रहा है तो फौरी तौर पे वो उसको खून के अंदर सर्कुलेशन तेज़ करके ख़त्म कर देगा। और ऐसा पेशेंट जिसका हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट पेशेंट है, दर्द स्वेयर स्टार्ट हुई है, ये कहवा पिलाएं। इंशाल्लाह कहवा पिलाने के बाद आप हॉस्पिटल आराम से तसल्ली से जाएंगे, उसकी तबीयत फ़ौरन बेहतर हो जाएगी और आप आराम से हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। उसकी जाकर रिपोर्ट्स वगैरह चेकअप वगैरह करवा सकते हैं, फौरी रिलीफ। और अगर इसको इन दिनों में तो पिया जाए, एक तो सर्दी से बंदा बच सकता है, साथ हार्ट अटैक से बच सकता है, फालिज से बच सकता है, खून का दौरानिया तेज़ रहेगा, तबीयत बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी। और मैंने वालिद साहब का सिर्फ बता के बहुत सारे लोगों को वॉक के ऊपर लगाया। यकीन करें आज दुआएं देते हैं बहुत सारे लोग, मैं यकीन करें बाज़-औक़ात रो पड़ता हूँ कि इतना लोग मोहब्बत करते हैं, इतनी दुआएं देती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वैसे जब आपको इतनी मोहब्बत मिले ना तो रो के हल्का हो जाता है इंसान। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल ऐसा अच्छा करते हैं, रो लिया करें, हल्का हो जाता है इंसान के। भाई आपको कोई इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करे ना तो समझे अल्लाह आपसे खुश है। बस इतनी सी बात कहूँगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नुस्खों की तरफ आते हैं। रो ले जा सिमरन, रो ले, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि हम लोग आज सर्दियों के ऊपर जो सारे इश्यूज़ होते हैं, लोगों को ये जो बीमारियां होती है सर्दियों से जो लग जाती हैं बच्चों को, बड़ों को, उसके ऊपर हम आज शो करें। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है जब इंसान को, तो उसकी जो ये उंगलियों की पपोड़ियाँ होती हैं ये ठंडी हो जाती हैं, पाँव जो है वो बड़े, उंगली जो पोर्स होते हैं वो बड़े ठंडे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या हल है? इसके लिए आम रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सर्दी की अलामत है कि आपके खून की सर्कुलेशन स्लो है और वहाँ तक खून सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहा। उंगलियों की ये पपोड़? हाँ जी। अच्छा। और बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके ये सूज जाते हैं, बाज़ के ठंडे बहुत रहते हैं, बाज़ के ब्लैक हो जाते हैं। एक तो ग्लव्स पहने,
सॉक्स मोटी पहने, ये काम करें। ये दूसरा, रात के वक्त ज्यादा होती है, तो रात को ग्लव्स पहन के सो हाँ जाएं। जी, पहन के सो जाए, क्योंकि ठंड भी तो रात को ही ज़्यादा बढ़ती है ना, टेम्परेचर। और सॉक्स भी सॉक्स भी रात को पहन के सो जाएं। उससे क्या होगा, आपकी ये जो है ना खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी। अच्छा। जब खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी तो आपके वो ठंडा रहना 2-3 दिन 4 दिन के बाद बिल्कुल मर्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने करना क्या है, रात को सोते वक्त या तो ये लौंग लें 3 अदद, अगर तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो 3 अदद लौंग का कहवा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए, शहद मिला के, तो बड़ा बेहतरीन इलाज है, रात सुकून की नींद आएगी। अच्छा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें क्या कर देगा? उसमें फिर वो फिर और खुश्की पैदा कर देता है, ये खुश्की पैदा हाँ, करता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक फौरी तौर पे आपकी ठंड को ख़त्म कर देगा। ओके। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर बड़ा सादा सा एक नुस्खा है, उसमें अदरक ले लें, सिर्फ अदरक और ये मुनक्का ले लें। अदरक और मुनक्का 3 अदद मुनक्का ले लें और 1 टुकड़ा छोटा सा अदरक का, इसका कहवा बना के शहद में मिला के पी लें मुसलसल 2-3 दिन, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाएगा। इसको गुदर के इसका रस निकाल के कहवे में डालना है या हाँ, फिर हम डायरेक्ट अदरक डाल दें? इसका सही तरीका बता ये दें। रस वाली बात अच्छी की है। वैसे तो इसमें जो डालना है वैसे 1 टुकड़ा डालना है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको आजकल ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए 98 तक, तो अक्सर लोगों का आजकल सर्दियों में लंग्स के अंदर ठंडक ज़्यादा होने की वजह से, सर्दी लग जाने की वजह से उनका अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहा है 96 पे, 95 पे, 92 पे, तो जो ना फौरी सांस जो है ना बहाल ही नहीं रहता, तबीयत फ़ौरन डाउन हो जाती है। तो उसमें आज आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ। ऐसे पेशेंट जो वो इस्तेमाल करते हैं ना सिलेंडर वगैरह भी, उनके सिलेंडर भी उतर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए। जैसे कोरोना आया था, नमूनिया में भी यही हाल होता है, ठंड लग जाए तो सांस, सबसे पहले अदरक का रस निकाल लें, अदरक का रस 50 ग्राम अदरक का रस ले लें और इतना ही इसमें शहद मिला लें अच्छा वाला, ठीक है। अब अदरक का रस निकाल के कुछ 4 घंटे पड़ा रहे, ठीक है। 4 घंटा पड़ने के बाद उसके बाद उतना ही शहद मिक्स करके ना ये आपका एक शरबत तैयार हो गया। अब ये शरबत जो है ना, आपने 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच इसका डाल के सिप ले लेके सुबह शाम पिए, फौरी तौर पे तबीयत बहाल होगी। यानी कि आपने पिया, आपका सांस बहाल हो गया, थोड़ी देर बाद आप चेक करें आपका ऑक्सीजन लेवल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरा होगा। तो लेकिन इसमें खुराक जो रखनी है, काले चनों का शोरबा और साथ कोशिश करें यखनी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, सर्दी से बचा जाए। ऐसा पेशेंट जो है उसे कहें कि वो नमाज भी चंद दिन घर में पढ़ ले, लाजमी नहीं है कि आप नमाज वहाँ पे, आपको अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी है कि और हमें आसानियाँ भी दी हैं। और मुझे बताइएगा कि जो अदरक और काली मिर्च का कावा होता है, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हिकमत में सुनने को मिलता है, ये किस चीज़ के लिए होता है? क्या सर्दियों के इस्तेमाल में बेहतर है? इसका इस्तेमाल एक फ़ायदा नहीं है इसका, अगर इसको हम अदरक, अजवाइन और काली मिर्च कर लें, 3 चीज़ें, ठीक है। अजवाइन कासरेरी है, गैस का इखराज करती है और बुखारों को ख़त्म करती है, सर्दी का तोड़ है, ठीक है। 3 चुटकी अजवाइन डाल लें, उसके बाद 3 अदद काली मिर्च डाल लें, ओके, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च के इतने फ़ायदे हैं, जो काला दाना लफ्ज़ बोला गया ना, उसमें बाज़ जगह पे तो मुबालगा हो जाता है, वो कलवंजी है, ये काली मिर्च है। बुखारों के लिए अगर आपको बुखार नहीं उतर रहा, 3 पीस दूध के साथ, दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दूध के साथ ले लें, फ़ौरन आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद गैस के अखराज के लिए, अगर बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब रहती है, गैस का अखराज नहीं होता, हर टाइम पेट फुल रहता है, उसमें आप खाना खाने के बाद 3 चुटकी अजवाइन की और 3 काली मिर्च सादा ही खा लें, चबा लें या पानी के साथ खा लें, अल्लाह के हुक्म से आप दुआएं देंगे, भूख भी लगेगी और गैस वाला मामला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर इसको टीचर जो थी ना, काली मिर्चें होती है 5 दाने टोटल गिन के, बच्चों को अगर क्लास में खांसी हो रही थी तो 5 दाने गिन के वो टीचर्स हमारी उनमें वो खिलाती थी 5 दाने, उसके बाद वो कहती थी शहद ये लो, शहद का 1 चम्मच खा लो, तो बड़ा बोलना नहीं, थोड़ी देर क्लास में खांसी रुक जाती थी। ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, अगर ये तीनों चीज़ें आप शहद में मिला के माजून बना लें या कहवा बना के दे दें, या वैसे ही काली मिर्च शहद में, जैसे मुनक्का है, ये मुनक्का ले, कैसे बनेगा इसका? अच्छा इनका ना, तो हाँ कोई मसला नहीं, कोई मैं बताता हूँ। आपने अदरक को अच्छी तरह कूट लेना है, कूट के, हाँ छिलका उतार के कूट लें, उतना आप ले लें, अजवाइन ले लें कूट के, उतनी काली मिर्च ले लें, तीनों को आपने कूट लिया। अब शहद लें इसके बराबर वजन, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो। अब आपका वो माजून तैयार हो गया, मिक्स कर लें बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे वो इस तरह की चीज़ मज़ेदार होती है, ज़रा खा लेते हैं। हाँ। माजून बना के बच्चों को थोड़ा सा चटा दिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। ये तीनों ना, अब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार
ये ओवरऑल खून की सर्कुलेशन भी दे रहे हैं हम बच्चों को, ये है ना, कोई मसला तो नहीं होगा पेट का कोई। बल्कि इससे अगर उनको यूरिन ज्यादा आता है, हाँ। अक्सर सर्दियों में बच्चे फौरन भाग पड़ते हैं नंगे पाँव, हाँ। तो अगर बच्चों को यूरिन ज्यादा आ रहा है तो उसमें यूरिन भी कम आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सर्दी उनको बहुत ज्यादा लगती है, सर्दी भी नहीं लगेगी, यानी कि इतना फायदा है इस नुस्खे का। आप छोड़े, आज सर्दी का सबसे अच्छा इलाज मेरे पास है। जी बताऊं? हाँ बताएं। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगे ना तो रजाई ओढ़े, सो जाए, ब्रेक लीजिएगा। फरहान भाई, जब कोई चोट लग जाए किसी को तो जो सर्दियाँ आती है ना उसमें मोस्ट वेलकम हो जाता है, वो जो दर्द है वो ऐसे नमूदार हो जाता है जिस्म में या किसी भी जगह पे चोट, तो प्लीज़ इसका कोई अगर इलाज है तो बता दें सर्दियों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बाज़ुकात इंसान गिरा, उसे चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या बाज़ुकात वो खेलते हैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, इंजरी हो गई, तो उसकी दर्द उस वक्त तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाती है, इलाज करवा लिया, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दी बढ़ती है तो वो दर्द दोबारा होना शुरू हो जाती है। उसका बड़ा बेहतरीन और सादा इलाज हर्बल में है, उसमें है ये आमना पंसार स्टोर से मिल जाती है, बस लेनी एक नंबर है, इसमें ना क्वालिटी है। एक नंबर पिपला लाख, ठीक है, ये पिपला लाख एक चने के बराबर आप दूध 1 कप में उबाल लें और वो दूध पी लें, यकीन करें फौरी तौर पे दर्द गायब हो जाएगी। और इसे चंद दिन कर लें, दर्द इंशाल्लाह आपके होगी पहले दिन से। और कैसी बात है, सर्दी का भी तोड़ है साथ साथ। ऐसे अफराद जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है वो भी इसे एक चने के बराबर, इससे ज़्यादा बड़ा दाना ना हो, तो इसे इस्तेमाल करें, दूध में उबाल के वो दूध पी लें तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। इनके 2 फ़ायदे हैं इसके। वाह, आपको पता है आजकल तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इतनी सर्दियाँ हो गई कि जब गाय दूध देती है तो कुल्फा बन के निकलती है। उस हिसाब से मुझे बताएं कि वो जो सर्दी का दर्द होता है ख़ासतौर पे औरतों को बहुत ज़्यादा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, पट्ठों का खिंचाव, घुटनों में दर्द, कमज़ोरी, इसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अक्सर औकात जो दर्द के लिए दवाइयाँ होती है ना, पेन किलर, वो पेन किलर ना उसमें दवाई जो भी होती है औरतों और मर्दों के लिए यकसा होती है। पेन किलर देखें ना, कोई भी पेन किलर खाते हैं वो औरत हो या मर्द हो, इसी तरह हर्बल में ये इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ है, ये मर्द हो या औरतें हों, ये ना अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाती। ये सलाजीत है, एक नंबर सलाजीत जो है बेसिकली ये इलाज है पट्ठों के खिंचाव का, जिस्म के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मैं भी यही बोली थी कि ये सही हकीम है, मगर उसके बावजूद आज तक इन्होंने सलाजीत की बात नहीं की। हाँ, लेकिन आज चूंकि आपने टॉपिक रखा सर्दी, तो सर्दी की वजह से जिस्म के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है। अच्छा, और ये लोगों को ये भी बता दें कि सलाजीत जो है, सिर्फ लोग अगर इसके ऊपर बात करते हैं तो नीचे कमेंट गलत आना शुरू हो जाते हैं, लोग समझते हैं बस किसी और चीज़ के इस्तेमाल के लिए। ये सिर्फ उस इस्तेमाल के लिए नहीं होती, हर इस्तेमाल के लिए, औरतों के पट्ठों के लिए, कमज़ोरी के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये बेसिकली ना पट्ठों के खिंचाव का इलाज है, ठीक है, ज़ोफ़े आसाब का इलाज है, जोड़ों में दर्द का इलाज है, ठीक है, और ओवरऑल खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखती है। सर्दी का तोड़ है, लेकिन हम इसको कोई कुछ कमा इसको या किसी ने अगर ट्रेंडिंग में कह दिया ये गलत, तो ये गलत कामों के लिए नहीं है। ये सादा सी चीज़ है, औरत मर्द यकसा हर बंदा खा सकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में नहीं, फुल सर्दी में, और एक मसर के दाने से ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि इसके अंदर हरारत ज़्यादा होती है, लेकिन फौरी इलाज है ये दर्दों का। अच्छा, और इसको इस्तेमाल क्या तरीका है? एक मसर के दाने के बराबर दूध के साथ। मसर का दाना कितना होता है? छोटा सा। दूध के साथ मतलब दूध में उबालना है, मिक्स वैसे करना है, वैसे खा के ऊपर से दूध पी लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि दूध में गर्म करना चाहते हैं तो दूध में डाल के गर्म करके वो दूध पी लें, तो बेहतरीन इलाज है। क्या वक्त है इसका? ये बेसिकली ज्यादा बेहतर तो है रात को सर्दी। आपको पता है दवाई ऐसी होती है जिसमें कहते हैं वर्कआउट करो, भागो दौड़ो, ऐसी चीजें, इसमें आप रात को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, क्योंकि रात को सर्दी ज़्यादा होती है। वैसे जो लोग सर्दी में सुबह काम पे जाते हैं उन्हें चाहिए सुबह भी नाश्ते के बाद इस्तेमाल करके फिर जाएं, थोड़ी सी खा लिया करें। ये अक्सर औकात हमारे खान भाई सुबह सुबह हम देखते हैं तो वो कर रहे थे इकट्ठा, जो कबाड़ का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो देखें उन्होंने अक्सर औकात कुछ नहीं पहना होता, ठीक है, इनकी कुछ नहीं, सब मुराद ये कि सिर्फ कपड़े पहने होते हैं, कोई हैवी किस्म की कैप वगैरह या जैकेट वगैरह नहीं पहनी होती, तो अक्सर हम देखते हैं पाँव भी बाजू का नंगे होते हैं, तो वो सिर्फ सलाजीत इस्तेमाल करते हैं। उनके तो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे भी मसर के दाने के बराबर इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन मिकदार खुराक मसर के दाने से थोड़ी सी कम हो बच्चों के लिए, डेली दे सकते हैं। इस मौसम में तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो बच्चों के लिए ख़ास करके सर्दी के लिए बहुत अच्छी है, नमूनिया के लिए
लिए बहुत अच्छी है। अक्सर बच्चों को ठंड लग जाती है, उसके लिए ये हीरा हिंग के नाम से ना, ये पहले ना छोटे छोटे माएँ ना बच्चों को थोड़ी सी देती थी, स्मेल ज़रा तेज़ होती है, तो ये बच्चों को लाजमी दी जाती थी। इसका ये ज़रा थोड़ी सी स्मेल इसकी ज़्यादा होती है, तो ये कैसा, अच्छा ये एक तो ऐसे अफराद जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है उसके लिए, बच्चों के नमूनिया के लिए ये भी मसर के दाने के बराबर जो है ये इस्तेमाल करवा दें। हल्की से अगर देसी घी में बरियां कर ली जाए और ये मसर के दाने के बराबर खिलाई जाए तो फौरी इलाज है। अच्छा। उसके बाद अगर ऐसा पेशेंट जिसको हिचकी नहीं रुक रही, अक्सर हिचकी लग जाए, हिचकी नहीं रुकती, तो हिचकी का बड़ा बेहतरीन इलाज है ये मसर के दाने के बराबर खिला दें, फौरी तौर पे हिचकी रुक जाएगी। फिर कासरे रिया है, ये हिचकी आती क्यों है, इसकी क्या वजूहात है? जब स्टमक के अंदर बरूदत बढ़ जाती है, ठंडक बढ़ जाती है, तो उस वक्त हिचकी ज्यादा आना शुरू हो जाती है। हम तो कहते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो याद करने वाला ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ये एक बीमारी है, ठीक है। तो हिचकी के लिए बड़ी जबरदस्त। फिर कासरे रिया है, अगर आपके गैस किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये मसर के दाने के बराबर बतौर दवाई खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद ऐसे अफराद जिनके जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा, किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो मसर के दाने के बराबर ये खाने शुरू कर दें, जिसम में दर्दें नहीं होंगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा फरहान भाई, इससे पहले कि शो ख़त्म हो जाए मैं ये बता दूं, लास्ट टाइम भी आपने मुझे दिया था, इसको एक रिवाइंड पे तो दोबारा बता दें। इतना अच्छा है ये पूरा जो है ना जो शानदार होता है, ये बनाना चाहिए, घर में सबके पास होना चाहिए। अच्छा मेरे लिए लाए, मगर आप बता दें। सर्दी का तोड़, ये है सर्दी का तोड़। इसमें ना खुला जुशांदा आम पंसार स्टोर से ये मिल जाता है और इतना बेहतरीन है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी के लिए कमाल का रिजल्ट है। इसमें चीज़ें क्या होती हैं, मुलट्ठी है, सौंफ है, उनाब है, उसके बाद इंजीर है, मुनक्का है, और ख़त्मी है, खबाजी है, और बरशाशा है। ये सारी चीज़ें, और गुल बनफशा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसका आप ना ये बनवा लें। ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं चीज़ें, और इसको आप 1.5 से 2 लीटर पानी में उबाल के रख लें, चीज़ें बीच में ही रहें। जब आपने पीना हो रोज़ाना बच्चों को आधा कप, बड़े 1 कप गर्म करें और शहद मिला के पी लें। इसको पुन के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहने दें। और ये इफेक्टिव है। अच्छा इसको धो, मुझे बता दीजिएगा, इसको धो के इस्तेमाल करना था? इसको हाँ, इसको धो के इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम धो के बगैर किया, कोई मसला तो नहीं करता ना? ये धोने के बगैर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन धो के इस्तेमाल किया, धो के उसके बाद उसको पानी में डालना है हमने उबालने के लिए ना। थैंक यू सो मच फरहान भाई। और ये देख लें, मैं क्योंकि अपने लिए भी मंगवाती हूँ ऐसी चीज़ें और मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो वही हम आपको रेकमेंड भी करते हैं कि वो चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें, खाया करें, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सर्दियाँ आ गई हैं और नेक्स्ट सेगमेंट ज़रूर आप हमें उसमें भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास सहर चावला है। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फैज़ा। नाज़रीन, सहर चावला, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे, और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सहर के अलावा मुझे लगता है कोई डिस्कस नहीं कर सकता। एंड शी इज़ जेन्युइन, शी इज़ द क्वालिफाइड पर्सन टू एलैबोरेट। आज का टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम को किस तरीके से आप अपना मजबूत कर सकते हैं, और इसको उर्दू में जो बोलते हैं मेरे मुश्किल से निकलता है, इसकी रील वायरल ना कीजिएगा, बट आई एम ट्राइंग इट। कुव्वत मुदाफ़क़त मुदाफ़ियत क्या है? मुदाफ़ियत। मुदाफ़ियत। आई होप मैंने ठीक बोला हो। अच्छा, मैं बड़ी कोशिश करके याद करके फिर गलती हुई। पता नहीं मैंने भी ठीक बोला नहीं, बट मे भी मुदाफ़ियत। मुदाफ़ियत ही है? मुदाफ़ियत है। प्लीज मुझे बताएं, कुव्वत मुदाफ़क़त या कुव्वत मुदाफ़ियत? आई थिंक। हाँ अली राना, क्या सही है, मेरा या इनका? आपका ठीक मुदाफ़ियत। अच्छा, तो ये खैर बोलने में ठीक नहीं हो रहा, मगर वैसे इंसान अपनी बॉडी में इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता है, और इंसान को पता कैसे चलेगा कि मेरी ये चीज़ कमज़ोर है? वेरी सिंपल, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। हमारी जो बॉडी का पहला फिज़ा डिफेंस सिस्टम होता है वो हमारा स्किन होता है, इसलिए टेंशन में भी एक्नी एरप्ट होती है, हार्मोनल चेंजेस में भी एक्नी एरप्ट होती है, और स्किन इन्फेक्शंस और स्किन ड्राइनेस से रिलेटेड इश्यूज, बड़े लेवल के तो एक्जिमा और सोराइसिस है ना, छोटे लेवल के इश्यूज आपकी स्किन पे शुरू होते हैं। पहला जो आपका डिफेंस बैरियर है वो स्किन है। दूसरा आपका डिफेंस बैरियर आपके नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपके नॉस्ट्रिल्स की, आपकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, फ्लू,
वो आपके सबसे पहले जो वायरस है ना इन्फ्लुएंजा का, वो आपकी नाक को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेजल पैसेजेस के अंदर का टेम्परेचर होता है ना, वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के बाकी के एरिया से। अच्छा। तो जो वायरस है ना, वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर आपकी इम्यूनिटी नीचे है तो आप फॉरेन फ्लू कैच करेंगे, ये आपको पता लग गया, आपको स्किन इन्फेक्शन से पता लग गया, यू विल ऑलवेज फील टायर्ड, यू विल आपकी बोन्स में पेन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो विटामिन जो इम्यून सिस्टम में 100 के हिसाब से रिएक्शन परफॉर्म करता है, विटामिन डी, उसके लेवल्स कम होंगे। तो जब विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं, आपको एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होती है, बोन्स में पेन भी होती है। अगेन अगर आपका इम्यून सिस्टम नीचे है, फिजा, इसका मतलब है कि बॉडी में जिंक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में उनकी कमी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर एक ऐसी बॉडी जिसमें ऑलरेडी जिंक नहीं है, वो इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो जिंक की कमी से अगेन आपके पास स्किन पकड़ी जाती है। इससे जब पीसीओएस वाली लड़कियों को एक्ने की प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर जिंक लिख देती हैं। आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो जिंक की कमी से आपकी फर्टिलिटी जो है वो नीचे जाती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट कोल्ड्स कैच कर रहे हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं, बगैर वजह का एक बुखार है, और आपका जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, सीबीसी काउंट, वो भी अक्सर डिस्टर्ब्ड आता है, स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं, ऊपर से ये आप बहुत जल्दी बता सकते हैं कि इम्यूनिटी नीचे है। अच्छा, ये जो विटामिन सी होता है, कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं, वो जो पानी में हल करके पीते हैं हम, और ख़ासतौर पे फॉलिक एसिड और जिंक, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो क्या हमारी इम्यून सिस्टम पे काम करेगा? क्योंकि मैंने सुना है ये सी भी बहुत अच्छा काम करता है, बट इज इट ट्रू? विटामिन सी का ना कभी भी सिंथेटिक सप्लीमेंट ना लिया करें। थैंक गॉड आपने एक क्वेश्चन पूछा है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। उसके अलावा जितने भी कॉलेड ग्रीन्स हैं, ब्रोकली, स्पिनिच हो गया, केल हो गया, आपके पास जितने भी मस्टर्ड ग्रीन्स हो गए, जितनी भी आपके पास शिमला मिर्चें हैं, आपके पास जो शकरकंदी है, आजकल उसका मौसम भी है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो आपके पास नींबू है, फालसे हैं, ये बहुत रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। विटामिन सी का आप महंगा तरीन भी सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना, आई एम सो सॉरी टू से मैं बात यहाँ पे करने लगी हूँ, वो मोस्टली चाइना से मंगवाए होते हैं और उस पर कॉर्न स्टार्च और बहुत सारे एडिटिव्स एडेड होते हैं। अच्छा। फिर विटामिन सी, जितने भी आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में देखती है ना फिजा विटामिन सी के, उसके नीचे आपने देखा होगा अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है, ठीक है? विटामिन सी खाली एस्कॉर्बिक एसिड से नहीं बनता। विटामिन सी 5 मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स है। एस्कॉर्बेट इज जस्ट अ पार्ट, उसमें बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर भी होता है, पी फैक्टर भी होता है, जे फैक्टर भी होता है, कॉपर भी होता है। ये 5 चीजें मिलके एक पूरा बैलून विटामिन सी बनाता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी तब इंप्रूव करेगा जब आप उसको एज अ होल कॉम्प्लेक्स लेंगे, और एज अ होल कॉम्प्लेक्स फिजा विटामिन सी सिर्फ नेचर में मौजूद है, सप्लीमेंट्स में नहीं। जहां सप्लीमेंट्स की जरूरत हो, मैं आपके शो में 12 आ चुकी हूँ, वहां मैं बताती भी हूँ कि इस चीज का सप्लीमेंट लें, ठीक है? फॉलिक एसिड का अगर आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और रेड मीट से, और जिंक ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और रेड मीट से, तो बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम, प्लीज़ कैल्शियम के मार्केट में वो वाले सप्लीमेंट्स ना लें जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते। ये हमें पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो जो सस्ते वाले होते हैं, टॉफियों वाले, ऑरेंज फ्लेवर वाले, वो नहीं लेने हैं, ठीक है? हमसे चूसने के लिए हाँ, वो वाले नहीं लेने हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है? तो आप सारे मेरे पीछे ही ना पड़। कैल्शियम सिट्रेट लिया करें। कौन सा नाम लिया आपने? क्या नाम तो नहीं लिया, बस बता दिया कार्बोनेट ना लें, ठीक है? मोस्टली वो इस तरह के मिल रहे होते हैं टॉफियों वाले ऑरेंज फ्लेवर में, ठीक है? कैल्शियम सिट्रेट लें, वो महंगा होता है, 4-5 हज़ार की भी बॉटल होती है, 8 हज़ार की भी होती है, जो 3 महीने भी तो चलती है ना आपके पास, ठीक है? जो 8 हज़ार वाली मेरे ख्याल से अच्छी कंपनियों की ऑलमोस्ट, तो वो गोलियां क्या होती है, वो टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम सिट्रेट। बिकॉज पाकिस्तान में हमारे, मैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स क्यों सपोर्ट करती हूँ? मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑस्टियोपीनिया का। ऑस्टियोपीनिया यानी बोन्स में विटामिन डी और कैल्शियम की तादाद कम है आपके पास। विटामिन डी डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, हम सनलाइट भी नहीं लेते हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने के साथ साथ कैल्शियम सिट्रेट, ये ख्याल ज़रूर रखें कि आप साथ विटामिन K2 भी लें, 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम डेली, क्योंकि विटामिन K2 वो कैरी डब्बा है जो जिस्म में कैल्शियम को सही जगह पे डिपॉजिट करता है। यानी आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया, आपने साथ विटामिन K2 लिया, वो मेक श्योर करेगा कि वो कैल्शियम आपकी आर्टरीज में या जॉइंट्स में डिपॉजिट ना हो जाए, वो उसको हड्डी में सही जगह पे ही भेजेगा। तो इन चीज़ों का बैलेंस का ख्याल, ये बड़े माइन्यूट चीज़ें हैं। आजकल बड़ा वायरल चल रहा है ना कि हर कोई रेकमेंड कर रहा होता है शिलाजीत, औरतों के खासतौर पे घुटनों की कमजोरी के लिए, दर्दों के लिए एंड ऑल दैट। तो क्या ये भी काम कर सकती है इम्यून के लिए,
चीज़ों के लिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं तो बताएं। शिलाजीत बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इनफैक्ट मेरी अपनी ब्रांड मैं तो खुद शिलाजीत लॉन्च किया हुआ है, प्रोवाइडेड अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। लेकिन अगर आप फिज़ा मुझे कहेंगे कि इम्यूनिटी के लिए टॉप सप्लीमेंट्स का नाम लें तो मैं शिलाजीत हेल्प करता है इम्यूनिटी में, लेकिन मैं टॉप में शिलाजीत का नाम नहीं लूँगी जब और चीज़ें भी अवेलेबल है। हालांकि मेरी तो अपनी ब्रांड का है ना, मुझे तो कहना, लेकिन वो उसको मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ। औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, मर्द हजरात के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, मूड बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, हाजमा ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी भी आपके पास बूस्ट करता है, बोन स्ट्रेंथ भी बूस्ट करता है, एंटी एजिंग भी है। लेकिन जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों का ऑलरेडी हाई है, आपने शिलाजीत नहीं लेना। उससे क्या नुकसान हो सकता है? और ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है ना, जरूरत से ज्यादा बूस्ट हो सकता है, जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जितने भी प्रॉब्लम्स, हाँ हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जरूरत से ज्यादा बूस्ट हो जाए तो। सुनने में बात आती है कि ब्रेन की नसें फट सकती हैं, ये हो सकता है, अगर जरूरत से ज्यादा गर्म है तासीर है शिलाजीत की तो नहीं लेना। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो आपने शिलाजीत नहीं लेना। अदरवाइज इन अ मॉडरेट अमाउंट अगर आप किसी ऐसी ब्रांड से लेते हैं जिनके प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, जो सही काम करते हैं और आपको ये कंडीशंस नहीं है, तो आप रिकमेंडेड डोजेज में ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी बताइएगा, खास तौर पे कोई ऐसी ग़िज़ाएं बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सके और साथ उनकी इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। सबसे पहले मैं माओ को ये बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध का कैल्शियम बच्चों को हजम नहीं होता। तो अगर आपके बच्चों को दूध पी के ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, तो अगर आप उनको जबरदस्ती दूध पिला रही हैं ना, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जाके लीकी गट हो जाएगा। उनकी बॉडी दूध हजम करने के लिए नहीं बनी है। लीकी गट क्या होता है? लीकी गट वही होता है जो हम बातें नहीं करते मल्टीपल फूड एलर्जीज की, कि फूड हजम नहीं हो रहा, फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, वहां हमारे पास लीकी गट से शुरुआत होती है ना, कि गट की जो लाइनिंग है ना इंटेस्टाइन की, उसमें सुराख आ गए हैं, तो फिर आपके पास खाना एस्केप होके आंतों से ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू कर देता है, जो हाजमे के प्रोसेस में होता है। फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लीकी गट है, आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज होंगी, तो मल्टीपल फूड एलर्जीज होंगी तो इम्यून सिस्टम हर वक्त अलार्म पे रहेगा, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। माँ के दूध से तो बच्चे को कोई इशू नहीं होता, ये बाद में ये चीजें नहीं, कुछ बच्चों को पैदाइशी भी होती है आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस, लेकिन उसके सिम्टम्स इतने फुल ब्लोन अप नहीं होते, और कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद जाके होती है। इसलिए डब्बे का दूध भी लोग पी लेते हैं बच्चे, इसलिए पहले पी लेते हैं क्योंकि वो वीनिंग की स्टेज में नहीं होते। अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, आप दूध दें, दही दें, कैल्शियम की कमी बच्चों को इंशाल्लाह नहीं होगी। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, बीन्स और दालें भी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम हैं। अच्छा जी। और जो बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दही ले सकते हैं, बेशक दूध नहीं ले सकते। चीज वगैरह, दही वो इससे क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो गई होती है ना आपके पास, ठीक है, तो वो उसमें लैक्टोज मौजूद नहीं होता। देसी घी ले सकते हैं बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, क्योंकि देसी घी में ना दूध का प्रोटीन होता है केजीन, और ना दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। वेरी नाइस। और बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसी चीज बता दीजिए, क्योंकि जो बूढ़े हजरात होते हैं ना, मुझे लगता है उनको जो सबसे ज्यादा चीज मारती है वो यही मारती है कि उनका इम्यून खत्म हो जाता है। ब्रेक के बाद मुझे इनकी डाइट भी बता दीजिएगा कि कौन सी चीजें जो है बहुत जरूरी है इनके लिए। ब्रेक के बाद आता है। वेलकम बैक। हमारे पास सहर चावला मौजूद है और हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जा सकता है, बेहतर कर सकते हैं। ये जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं जो ख़ास तौर पे उनको इम्यून की वजह से ही अपनी बहुत सारी इश्यूज़ हो जाते हैं और अपना इम्यून छोड़ देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि बस इन्होंने हार मान ली है। ये किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अच्छा, एक तो इम्यूनिटी एकदम से आपके नीचे नहीं गिरती है, एकदम से बिल्डअप नहीं करती है। हम अपनी बॉडी के साथ जो करते हैं ना, आफ्टर 40 आपको पता लग जाता है कि किसने अपना ख्याल रखा हुआ था और किसने अपना ख्याल नहीं रखा हुआ था। वो सारा ड्रेन आपकी फिजिक में, आपकी स्किन में, आपके बालों में, हर चीज़ में नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हैं तो अपने विटामिन डी का, अपने बी वाइटामिन्स का, अपने जिंक का, विटामिन सी का, और जैसे सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए सही काम करने के साथ साथ गलत कामों को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपके जितने भी वाइटामिन और मिनरल्स फिजा आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, जिंक और बी वाइटामिन और विटामिन सी, वो शुगर के साथ फ्लश आउट होते हैं। इवन के एक सिगरेट आपकी बॉडी से तकरीबन 25 मिलीग्राम, एक सिगरेट स्मोक उसको फ्लश आउट कर सकता है। हमारे दिन की विटामिन सी रिक्वायरमेंट औरत की 75 मिलीग्राम है, मर्द की 90 मिलीग्राम है। सोचे कोई इंसान 2 सिगरेट पी रहा है, 50 मिलीग्राम विटामिन सी तो उसे अपने बॉडी से वहीं पे फेंक दिया। शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जंक फूड,
वाइट पास्ता एंड ऑल ऑफ दैट, बेकरी आइटम्स जो लोग लेते हैं, आप अपनी बॉडी से जिंक भी फ्लश आउट करते हैं, बी विटामिन्स भी फ्लश आउट करते हैं। ये वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिन्होंने आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। रेड मीट को हमारे यहाँ पर बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। रेड मीट आपके पास जिंक से, बी विटामिन से, फॉलिक से, इवन के विटामिन सी से आपके पास जो ऑर्गन मीट्स हैं रेड मीट के, बहुत रिच है। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बीफ लिवर जो है इस दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस फूड है। किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट से ज्यादा न्यूट्रिशन आपके पास बीफ लिवर में मौजूद है। गोरे तो बहुत खाते हैं, आपको पता है, स्टेक्स के फॉर्म में खाएंगे, बर्गर के फॉर्म में खाएंगे, मगर दे हैविंग नो मैटर। स्टेक्स आर वेरी हेल्दी। बर्गर में आपके पास ये वाइट बन भी आ जाता है, आपके पास फ्रेंच फ्राइज भी आ जाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को अगर आप अवॉइड करके आप खाली मीट लेते हैं, फिश जो है आपके पास, जो आपके पास फैटी फिश है, अगर आप फैटी फिश अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल वगैरह, जो फिश आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत ज़्यादा रिच है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जब आप अपने सैलड्स लेते हैं तो कोशिश करें अपने सैलड की प्लेट ऐसी बनाया करें कि उसमें मैक्सिमम कलर के वेजिटेबल्स मौजूद हों। हर कलर के वेजिटेबल में खास तरह का पॉलीफिनॉल होता है, ये एक बार पहले भी हमने बात की थी। पॉलीफिनॉल्स वो खास कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को की इम्यूनिटी को सर्टेन तरीके से तेज करते हैं। जैसे शकरकंदी में अलग तरह का पॉलीफिनॉल होगा, चुकंदर में अलग तरह का पॉलीफिनॉल होगा, मैंने पालक, लेटिस या ब्रोकली रखी है उसमें अलग तरह का पॉलीफिनॉल होगा, मैंने अपने सैलड में थोड़ा सा कॉर्न डाला हुआ उसमें अलग तरह का पॉलीफिनॉल होगा, थोड़ा सा साथ मैंने आप कह लें कि शिमला मिर्च रेड काट के, येलो काट के उसमें अलग तरह का रखा होगा। जितनी वैरायटी ऑफ कलर्स आप लेंगे ना, उतनी ही तरह का इम्यूनिटी तेज करने वाला आप बूस्टर ले रहे हैं। वाह, अच्छा, इतना फास्ट काम करता है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जिससे बुजुर्ग हजरात हैं तो उनमें बहुत सी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक तो आपने शुगर एड्रेस की, उस तरह से हार्ट के कुछ इश्यूज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों को यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो अब ये अपनी एज के हिसाब से जब इनको ये सारे इश्यूज़ हैं और अब इसके साथ फिर वो अपने इम्यून को बूस्ट, ये जिस तरह से आप कह रही हैं हरी प्लेट, कलरफुल प्लेट्स, तो दे कैन हैव इट, इट्स ओके टू हैव। अच्छा, आपको पता है अगेन हर इंसान का कस्टमाइज्ड प्लान होता है, और आपको पता है मैं तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ। अब अगर किसी को सीबो है, कोई बूढ़ा हजरात है, तो मैं वो तो फाइबर टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं तो नहीं उसको कहूँगी कि वो फाइबर ले, उसका फिर मैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाऊंगी। एक पुरानी कहावत भी थी, इसने किसी के पेट में दर्द, अगर हम सुनते हैं कि इसके पेट में दर्द होता है, हम कहते हैं अच्छा रात इसने गाजर खाई होगी। तो अब ये क्या है, कुछ इस तरह से एक्चुअली कुछ लोगों में ना बैक्टीरिया जो है उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है छोटी आंत में। आपकी छोटी आंत का जो 90% काम होता है वो होता है खाना डाइजेस्ट करना। जो आपका बैक्टीरिया होता है ना, फर्मेंट जिसने करना होता है फूड, उसको आपकी बड़ी आंत में होना चाहिए। कुछ लोगों में ये हिजरत कर जाता है, बैक्टीरिया माइग्रेशन हो जाती है, इसको सीबो कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो वो बड़ी आंत से ना छोटी आंत में आपके पास आ जाता है। जब वो छोटी आंत में आपके पास आ जाता है तो ऐसे लोग जब फाइबर खाते हैं ना, क्योंकि बैक्टीरिया गलत जगह पे मौजूद होता है, तो गलत जगह पे फर्मेंटेशन होती है, बड़ी आंत में वो नहीं थी, तो फिर उनको गैस होती है। तो ऐसे लोगों को हम फाइबर नहीं दे सकते हैं। अब अगर किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मैं उसकी इम्यूनिटी अलग तरह की डाइट चार्ट से तेज करूंगी, मैं उसको गोश्त नहीं दूंगी, यू नो, वो तो फिर एक हर इंसान का अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हो गया ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, विटामिन ई सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, वो ब्लड थिनर्स ले रहा है या वो स्टैटिन्स ले रहा है या उसको स्टंट डला हुआ है, एंजियोप्लास्टी है, तो नहीं, विटामिन ई और कॉड लिवर ऑयल नहीं दूंगी ना, उसमें ओमेगा 3 है, वो ब्लड थिनर्स होते हैं। ये चीजें थ्योरी समझने वाली है, हर चीज खाने वाली पीने वाली नहीं, कि किसके लिए क्या जरूरत है, इसी पे बात करें, इसको गौर से सुनिए आप दोबारा। तो ये अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना क्लिनिक पे और वो कहता है ब्लड थिनर ले रहा हूँ, सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन मेरी इतनी से बिल्कुल इतनी हो जाती है। बहुत कम विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आप दे सकते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मेरा काम होता है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी दवाइयाँ भी छुड़वानी है। फिर ये दवाइयाँ आप एकदम नहीं छुड़वा सकते, जैसे बीटा ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, इंड्रॉल वगैरह, क्योंकि वो रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है उससे। रिबाउंड फिनोमेना पूरी मेडिकल की एक टर्म है, इसको पढ़िएगा कि एकदम आप ये दवाइयाँ नहीं छोड़ सकते। फिर वो सप्लीमेंट्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, ये दवाइयाँ कितने महीनों में छुड़वानी है, ये आप खुद से नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल ही कर सकता है, और उसके लिए आपको खुद हर हफ्ते आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं, वो मैं हमेशा लोगों को दे जाती हूँ, जो वो सेफली यूज कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। अच्छा, और ये जो जिम वगैरह है, ये किस एज तक करना चाहिए, किस एज तक छोड़ देना चाहिए, फिर से वॉक पे आ जाना चाहिए, इसकी थ्योरी भी समझा दीजिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इम्यून नहीं रही, पहले हम जिम कर रहे थे, हमने छोड़ दी, अब हम 50 के हो गए, हमने छोड़ी थी, अब सब हम 60 के एज में जाएंगे तो अब इसी तरह जाना है, अब आदत नहीं रही, अब इम्यून नहीं है हमारा जाने का, हमसे एक्सरसाइज नहीं होती। आप सारी जिंदगी जिम करें, आप जब तक जिंदा हैं आप जब तक जिम करें, अगर आपकी हड्डियां अलाउ करती हैं। सिर्फ वो खवातीन, बहुत कम होता है मर्द हजरात में, जिनको ऑस्टियोपीनिया हो, मैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
ट्रेनिंग से ज़रूर या जिन लोगों को आर्थराइटिस हो या कोई नर्व कंप्रेशन हो, उनको मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़रूर रोक देती हूँ कि ये ना उनकी कोई स्वेयर नर्व कंप्रेशन हो जाए, या अल्लाह ना करे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते बहुत वेट्स उठाते जिनको ऑस्टियोपीनिया हो ना, उनकी कोई हड्डी ना फ्रैक्चर हो जाए। कुछ खास केसेस होते हैं जिन पेशेंट्स को आपको मना करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग करते अल्लाह ना करे उनको कोई नर्व डैमेज या बोन डैमेज हो जाए। लेकिन अगर आपकी बॉडी बर्दाश्त कर रही है और 50 साल की उम्र तक भी बर्दाश्त कर रही थी और 2-3 साल का आपने ब्रेक ले लिया, आप दोबारा ज्वाइन करें, आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी हर इंसान की बॉडी उसको जिम करने की इजाजत नहीं देती है। बहुत सारे लोगों के स्पाइनल के प्रॉब्लम्स होते हैं, नर्व के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑस्टियोपीनिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, पोस्चर के प्रॉब्लम होते हैं। आप अल्लाह का शुक्र करें अगर आपकी बॉडी इजाजत देती है तो करें, जब तक जिंदा है तब तक करें। ट्रू। अच्छा, प्रेगनेंसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें बच्चे तो सबसे खूबसूरत नेमत है जो अल्लाह ताला ने अता करनी होती है। तो कुछ लोगों के पास जब ये अता नहीं होती, उनको ये नेमत नहीं मिलती, तो आपको पता है वो डॉक्टरों के चक्कर जाते हैं, क्लिनिकों के चक्कर, अस्पतालों के चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं और दुआई भी बड़े करते हैं। मगर उसमें मुझे लगता है कि एक इम्यून की भी बात स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें जब भी कोई डॉक्टर कहता है कि प्रेगनेंसी अगर नहीं टिक रही है तो वो शायद इस वजह से कि इनका इम्यून सिस्टम जो है लड़की का कमज़ोर है। तो वो उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, खास तौर पे जिस लड़की की शादी हो रही हो? तो क्या पेरेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं, माएँ कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खिला सकती हैं बच्चियों को शादी से पहले कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो टिके, वो रहे? इम्यून की वजह से भी तो नहीं टिकती ना वह। इम्यून सिस्टम की वजह से ये हो सकता है कि आप में नकाहत हो, और आप में बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि इम्यून सिस्टम की वजह से आपकी फर्टिलिटी में इशू आए। ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी आपके लिए डिफिकल्ट बन जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा गिर जाता है बहुत जल्दी 2-3 महीने में, फर्टिलिटी के इश्यूज हों। तो आपके क्योंकि वो आपके एस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरॉन, आपका LH, आपका FSH, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ और गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो आपके पास एबॉर्शन की तरफ जाता है। इम्यून सिस्टम अगर आपका नीचे है और कोई इशू नहीं है आपके हार्मोन और फर्टिलिटी का, तो प्रेगनेंसी आपकी गुजर जाएगी, लेकिन आपको तोड़ फोड़ के गुजरेगी। तोड़ फोड़ के मतलब? क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जिस्म में नकाहत होगी ना, आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। देखें, एक बच्चे को, फीटस को, एम्ब्रियो को, यूट्रस में आप बच्चेदानी में जो बच्चा पल रहा है, उसको जिंक कहाँ से मिलना है? माँ से मिलना है ना। माँ का अपना इम्यून सिस्टम का जिंक पूरा नहीं हो रहा, तो वो बच्चे को क्या देगी? ठीक है, बच्चे को DHA, EPA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसने बच्चे की जहानत अच्छी करनी है, वो कहाँ से मिलना है? माँ से मिलना है ना। तो माँ का अपना नहीं होगा तो बच्चे को क्या देगी? अब जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो औरत की बॉडी इस तरह से डिजाइंड होती है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट जिस्म में कम है ना, तो वो औरत को नहीं मिलेगा, वो फीटस में जाके बच्चे को मिल जाएगा। अब होता क्या है, तो बच्चा तो कैसे तैसे जाके, और अगर वो बहुत कम है तो बच्चे को भी फिर पूरी तरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चे में भी वो कमियां आ गई तो आ गई, और अगर बच्चे में वो कमियां नहीं आएंगी, इतना था जितना बच्चे को मिलना चाहिए था मिल गया, माँ का तो हर हाल में ही नुकसान होगा ना, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो आपने देखा ऐसी औरतें होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी के बाद एकदम से स्किन, हल्के बाल सब डाउन, बाल इतने से बिल्कुल आधे हो गए। उसकी एक रीज़न आपके पास प्रेगनेंसी के बाद सडन ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन भी होता है, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाती है। लेकिन ये वो ख़वातीन होती हैं जिन्होंने अपने विटामिन D का, कैल्शियम का, B विटामिन्स का, जिंक का ख्याल नहीं रखा होता, तो फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मुँह बनाती हैं ना, नहीं मैंने गोश्त नहीं खाना, मैंने प्रेगनेंसी में दूध नहीं पीना, मैंने फल नहीं खाना, इनके बाद में कड़ाके निकलते हैं फिर। थैंक यू सो मच सहर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से, क्या क्विक स्पीड के साथ आपका सारा जो है ना वो कंटेंट आपको समझा दिया उन्होंने। कुछ चीज़ रह गई हो तो हमारी रील्स आप देख लीजिएगा सहर की, तो आप सेव कर लीजिएगा, आपके लिए कारआमद होगी या फ़ायदेमंद होगी। हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, बहुत प्यारी सी मेहमान है मेरे पास, सोफिया कैफ, जो कि सिंगर है और बहुत अच्छा गाती है, मगर पश्तो में गाती हैं, उर्दू में भी गाती हैं, मगर बड़ा खूबसूरत गाती हैं, देखने में भी बहुत प्यारी हैं। आजकल बहुत वायरल है टिकटॉक के ऊपर, इनकी आवाज़ को, इनके गानों को बहुत पसंद किया जा रहा है। इस्लामाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा आपने करवाया। तो है ही इतनी प्यारी आप। मैंने आते के साथ ही आपके बारे में यही बोला अपनी टीम को, मैंने कहा पहली मेहमान है जो इतनी सादगी से, इतनी खूबसूरती में इतनी अच्छी लग रही है मुझे कि है, इखलाक भी बड़ा अच्छा आपका, बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है आपका। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि सिंगिंग की तरफ जब आप आई हैं, ठीक है ना, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पे क्योंकि जिस तरह से आप हैं, आपकी फैमिली, आपका रख रखाव, बोलना चालना, उठना बैठना, तो फैमिलीज़ बहुत गुस्सा करती है, फैमिली जो है ना राज़ी नहीं होती। आपने किस तरह मनाया अपनी फैमिली को? बेसिकली थोड़ा सा तो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जैसे कि पाकिस्तान में रहते हैं और एक इस्लामिक मुल्क है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम था, बट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं जो है पश्तो गाती हूँ, बट मैं पख्तून
फैमिली से रिलेट नहीं करती। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मेरी फैमिली भी उर्दू स्पीकिंग है। थोड़े से ओपन माइंडेड लोग हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए, मैं अभी तक कोशिश करती हूँ, बड़े घर में झगड़े करने पड़ते हैं, कोई एक गाना रिलीज़ कर देती हूँ और मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि कभी किसी के फंक्शन में आपने जाके कोई गाना गाना है, किसी मेहंदी के फंक्शन में आपने कोई सिंगिंग करनी है। बस वो सिंगिंग इस हद तक है कि बस मुझे अपने यूट्यूब की हद तक मैं अपलोड कर दूँ, गाने गा लूँ और बस ये हाल है। बट मेरी फैमिली मुझे रॉक स्टार समझती है। वो Really? कहती है, हाँ वो कहती है बहुत बड़ी स्टार है, बस मैं सिंगिंग करती हूँ वो खुश होते हैं देख है। के। अच्छा, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती, अच्छी बात है, जो शौक है पूरा होना चाहिए। मेरा तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं जिसको देख लूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जी, थैंक यू हाँ, सो मेरे तो रास्तों में बड़ी रुकावटें, मगर आपके रास्ते क्लियर हैं, आपके घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरी अम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं और जो मेरे अब्बू हैं बेसिकली उनको भी स्टार्टिंग से ना सिंगिंग का शौक था, बट वो मेरे दादा अब्बू की वजह से वो नहीं कर सके कंटिन्यू। बट ये कि मैं खुद जो है इसको करती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं देख के। तो चले हम फिर अपनी ख्वाहिशें आप में देखते हैं। मुझे बताएं कौन सा आप जो है सुनाना चाहेंगे हमें? सिंगिंग मेरा जो मोस्ट फेमस सॉन्ग है ज़मात सरदारा, जो कि बहुत वायरल हुआ था, 100 मिलियन यूट्यूब पे क्रॉस किया था। अभी भी उसकी एक कॉन्सर्ट की वीडियो पड़ी हुई है, 42 मिलियन प्लस में जा रहा है। तो आजे फिर बंदा उसी को सुनाए। हर बंदा यही डिमांड करता है बेसिकली ज़मात सरदारा सुना दें। तो ये माइक पड़ा है, सुनाए ना ज़रा हमें भाई, ज़रा खड़े होके हम इसको सुनते हैं, है ना? चले जी, हाँ आ जाए, लाइए जी लाइव। थैंक यू सो अच्छा, इसका मच। क्या मतलब है? ज़मात सरदारा मीन्स मेरा सरदार। हाँ। लाइक जैसे हम कहते हैं ना हमारा हस्बैंड, महबूब उर्दू हाँ, में। हमारा कैसे हो सकता है? मेरा हस्बैंड मेरा हो सकता है ना? husband, या- हाँ, हाय अल्लाह। इज्जत अच्छा। में हमारा, हाँ, इज्जत में हमारा वरना तुम्हारा। तुम्हारा। हाँ,
अच्छा तो मेरी बात सुनो, ये हमारा हस्बैंड का जो प्लान है वो आपका हो चुका है कोई? जी हो चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है। लड़की अम्मी अब्बू की बातें कर रही हो, ये नहीं बता रही कि मियाँ भी सपोर्टिव है। मियाँ भी पसंद करते हैं? हाँ बेसिकली तो उनसे मजाक कर रही हो। अच्छा, उनसे मिलने से मियाँ भी? पहले ही मैं जो है हाँ सिंगिंग स्टार्ट की हुई थी, तो हाँ। इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगिंग की वजह से वो मिले नहीं फिर? बेसिकली वो फैमिली रिलेटिव्स ही हैं, हाँ तो उनके साथ ऐसे ही। तो उनको पहले बता दिया था कि फिर मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो मैं सिंगिंग करूँगी? आई थिंक ही हैज़ नो इशू, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना नहीं पड़ा, आपको समझे? वाह। और सपोर्ट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। जब स्टूडियोज में जाती हैं, रिकॉर्डिंग कराती हैं? बेसिकली हमारी अपनी प्रोडक्शन है एसके प्रोडक्शन के नाम से, और हम अपना ही स्टूडियो है घर के अंदर, तो वो फिर बाहर जाने आने वाला इतना कोई ख़ास सीन नहीं है। वाह। और जब हम अब्रॉड जाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं जिधर भी जाऊँ मैं उसको उनके साथ जाऊँ, बट मसला ये था कि अभी मैं लाहौर आ रही थी, मैंने बड़ी मिलते कि यार साथ आ जाओ। नहीं आए? अच्छा वो कहते हैं कि मुझे कोई काम है मैं नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट टाइम फिर उनको भी लेकर आना है। ये कितनी अच्छी बात है पूछने की। देखो ना, पता होना चाहिए लोगों को, अच्छा मैसेज जाता है कि अगर बीवी का कोई इंटरेस्ट है, बजाते खुद एक आपकी अपनी पर्सनालिटी, अगर आप कुछ करना चाहती हैं अच्छे तरीके से, हर कोई चीज़ जो है, हर काम अच्छा बुरा होता है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप उसको अच्छे तरीके से करें, आप उसको बुरे अच्छे तरीके से करने के लिए फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो जाहिर सी बात है बुरे तरीके से ही होगा ना, क्योंकि छप्पड़ में भाग के होगा या फिर छुप के होगा या लड़ाई से होगा। तो फैमिली सपोर्ट हर हाल में बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं हाँ क्यों नहीं, है ना। कुछ और गाना भी कोई उर्दू में अगर आप सुनाए, ये तो इतना अच्छा आपने सुनाया, तो एक उर्दू भी अगर हो जाए, उर्दू स्पीकिंग उर्दू में मैं अपना ही कोई गाना सुना दूँ या वैसे ही कोई सुना दूँ? जो आपको अच्छा लगता हो। जितनी प्यारी उतनी आवाज़ है, वैसी प्यारी भी है, जो सुनाएंगे अच्छा लगेगा। वैसे ही गाना सुना देती हूँ जो कि अक्सर मैं गुनगुनाती रहती हूँ। पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। हाँ, हम लोग इंडिया को गाड़ी में मैं अभी जाते हुए सुनूंगी, मगर टीवी पे नहीं, लाइव है ना, सोशल मीडिया का शो नहीं है, टीवी का शो है, तो मसला पड़ता है। पाकिस्तानी कोई है? आजकल मैं वो फरिया परवेज का बड़ा सुन रही हूँ, नहीं है वो जो उनका है, क्या नाम है उनका, प्रिया परवेज का एक बड़ा अच्छा गाना चल रहा है आजकल दोबारा से। आय हाय मुझे भूल गया, आय हाय कौन सा गाना, कोई याद करवाएं गाना, कोई गाना। वैसे वो गाना प्रिया परवेज का कल मैंने उसके ऊपर टिकटॉक बनाई थी, मैं देख लेती हूँ, बड़ा अच्छा गाना है, मुझे लगता है आपको आता होगा अगर ये गा दें। आई हैव वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल। मैं समटाइम्स होता है ना आपको ये वाला गाना, नहीं छल्ला निशानी, ये बातें पुरानी, मुझे आता ही नहीं है। नहीं सी दीवानी। अरे बड़ा अच्छा है, आता ही नहीं, नहीं छल्ला निशानी, नहीं सुना ही नहीं। इतना अच्छा चल रहा है आजकल, दिल को तुम। अच्छा अभी ये कि क्योंकि मैं सिंगिंग पश्तो में कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है पश्तो गानों को ज्यादा मैं अब आपने ये गाना याद करना है, मेरे कहने पे मैं आपको नेक्स्ट पे इस गाने को सुनने के लिए बुलाऊंगी इंशाल्लाह, है ना यार। कितनी अच्छी सिंगर है हमारी प्रिया परवेज यार, आई लव हर यार। हाँ बहुत गुड सोल, गुड सिंगर, गुड। उनके बाद मुझे आप बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू सो मच। हाँ फिर कौन सा सुना रही है? अच्छा मैं आपको मेरा जो एक और गाना फेमस हुआ था मलंगा यारा, वो सुना दूँ? सुना दे। उर्दू में? पश्तो में? पश्तो में चले, कोई बात नहीं, पश्तो सुना दे। हाँ जी ओके। मलंगा यारा दा से मक्का वक्काना, मलंगा यारा दा से मक्का वक्काना, हम चरकता हम तरफता तक्का वक्काना, मलंगा यारा। इसमें कि मुझे ना पश्तो लिरिक्स में देख के गाती हूँ, मुझे भूल जाते हैं, अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं कोई बात, इसका क्या मतलब क्या था? वाह मलंगा यारा, कि मेरे मलंग यार, हाँ मेरी तरफ तो देखो तक्का वक्काना। अरे हाय अच्छे अच्छे, वैसे लफ्ज़ अच्छे थे। मगर आई एम सो हैप्पी कि इस तरह की बच्चियाँ, इस तरह की लड़कियाँ जो हैं अब आ रही हैं बढ़ चढ़ के, और लोग पसंद कर रहे हैं, माहौल अच्छा हो गया है, सिंगिंग में लोग पसंद करते हैं, अब बाज़ौक़ हो गए लोग, और इस तरह से ना आप लोगों को सपोर्ट मिलती है। मैं कहती हूँ काम करने देना चाहिए बच्चों को, बच्चों के अंदर कोई हुनर है, लड़कियों के अंदर कोई टैलेंट है, लड़कियों को आगे बढ़ने दें, ना कि कमेंट में कुछ गलत लिखें, बुरा लिखें, प्यार मोहब्बत लिखें, अच्छा लिखें, कभी फ़ोन करके या कोई इस तरह से ताने मत मारें, रिश्तेदार भी लोग भी बात मत करें, ये काम बुरा नहीं है,
ये काम बुरा नहीं है, यकीन कीजिए अगर सपोर्ट करेंगे तो ये काम अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, मगर सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट चाहिए होती है, ऐसी है। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, कीप शाइनिंग, ओके, और आते रहिएगा मेरे शो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।